हेलो एवरीवन। एम हाई ड्रीम बिग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे मोटे अनाज के महत्व के बारे में। ये यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो है आज का, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कृषि और जलवायु से संबंधित अब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो जलवायु परिवर्तन का मतलब सिर्फ और सिर्फ ग्रीन हाउस गैसेस से नहीं है। जलवायु परिवर्तन की वजह से अब फसलों को जो बोया जा रहा है उनके भी पैटर्न में अब चेंजेस आ रहे हैं। तो जलवायु परिवर्तन से कृषि पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, फसलों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये आज आप जानेंगे इस वीडियो में। और सरकार भी अब फोकस कर रही है मोटे अनाज की फसल को उगाने के लिए। किसानों के बीच में, लोगों के बीच में अवेयरनेस ये अब सरकार चाह रही है कि जाए, ताकि लोग इन फसलों को बोएं। उनके कारण मैं बताऊंगी कि क्यों, इसीलिए ये टॉपिक आपके लिए अब इम्पॉर्टेंट होने वाला है आने वाले टाइम में, और अभी भी है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मोटे अनाज किसे कहते हैं, किन अनाजों को हम कहते हैं कि ये क्या है, मोटा अनाज है। ठीक है, तो मोटा अनाज कहते हैं जैसे कि मक्का हो गया, रागी हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, जौर हो गया, कोदो हो गया, सामा। ये जो हैं ये सारे मोटे अनाज की कैटेगरी में आते हैं। मोटे अनाजों को गरीबों का भोजन कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्हें हर कोई उगा सकता था और खा सकता था, इसीलिए इन्हें गरीबों का भोजन कहा जाता है। धान और गेहूं उगाने के लिए अधिक उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है, जबकि मोटे अनाज को उगाने के लिए इतनी उपजाऊ मिट्टी नहीं भी रहती है, तब भी इनका प्रोडक्शन हो सकता है अभी भी। सिंचाई, फसल प्रबंधन और अधिक ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। धान को अगर देखें, गेहूं को देखें, तो इनको बहुत ध्यान देना पड़ता है, जबकि मोटे अनाज में इतना ध्यान नहीं देना पड़ता है। इसी वजह से मोटे अनाज को गरीबों का भोजन माना जाता है, क्योंकि ये उस समय घर घर में सबके घरों में ये होता था, सभी लोग इसको उगा लेते थे और ये मुख्य अनाज के रूप में उपयोग किया जाता रहा है। भारत सरकार ने इन्हें अप्रैल 2018 में पोषक अनाज के रूप में अधिसूचित किया है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि ये टॉपिक क्यों इम्पॉर्टेंट है। पिछले 40-50 वर्षों में मोटे अनाज पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कम ध्यान दिया जा रहा है। तो आप जब मोटे अनाज के बारे में अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, दादाजी या और भी जो पूर्वज हैं उन लोगों से जब आप पूछेंगे, तो वो आपको और भी अच्छे से बताएंगे। तो ये जो जनरेशन है इस समय की 40-50 सालों के बीच में, तो इन्हें कम उगाया गया है, इसीलिए इतना पता नहीं चल पाता इन अनाज के बारे में। लेकिन विदेशों में इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, लोग इसको कुछ समझते हैं। हम लोग भले इसको कुछ भी नहीं समझते हैं, खाना पसंद नहीं करते हैं। पिछले 40-50 वर्षों में मोटे अनाज पर कम ध्यान दिया गया है। और क्या है उसके बाद कि ये जो गेहूं चावल का जो उत्पादन है, इस पे लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, है ना। और पिछले 2000-3000 से अधिक वर्षों से ये क्या हो रहा है, उगाया जा रहा है। 1965 से 66 की अगर बात करें तो 37 मिलियन हेक्टेयर इस उत्पादकता रही है मोटे अनाज के फसल की, जबकि 2016 और 17 की अगर बात करें तो 14.72 घट के मिलियन हेक्टेयर हो गया है। ठीक है, तो अब क्या है, अब लोग उसको उतना नहीं उगाते हैं मोटे अनाज को, अब लोग गेहूं और चावल ज़्यादा उगाते हैं, और उसका भी कारण आपको पता चलेगा ऐसा क्यों है। जलवायु परिवर्तन का ये महत्वपूर्ण क्यों है, अब हम इस बात को जानते हैं। क्योंकि जलवायु परिवर्तन का सामना मोटे अनाज कर सकते हैं, तापमान सह सकती है। अब जैसे जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है,
तो ग्रीन हाउस गैसेस भी क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ये सब गैसेस बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, अब अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से धान गेहूँ जैसी फसलें अब अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, वो मर जा रही हैं। लेकिन मोटे अनाज को अगर उगाया जाए तो वो इनको सह सकती हैं और इनमें पोषण भी होता है और आजीविका की सुरक्षा भी मिलती है। आजीविका की सुरक्षा कैसे मिलेगी कि जो किसान हैं, अगर वो क्या हो रहा है कि गेहूँ और धान को नहीं उगा पा रहे हैं, महंगा पड़ रहा है, क्योंकि जो दवाएं भी होती हैं ना उनको बीमारी से बचाने के लिए, वो भी बहुत ही महंगी महंगी आती हैं। छोटी छोटी आप देखेंगे कुछ ही ग्राम में आपको 400 कुछ करके ऐसे करके दवा आती है रुपीज़ में। अब गरीब के पास कहाँ से इतना पैसा आएगा कि वो इतना जो है बीमारियों से बचाएंगे और फिर धान और गेहूं की फसल बच पाएगी और वो खाएंगे। लेकिन मोटे अनाज को अगर वो उगाते हैं तो कम से कम उनकी आजीविका की सुरक्षा तो रहेगी, भूखे तो नहीं मरेंगे लोग ना, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। कम पानी की ज़रूरत होती है, जैसे कि अब पता ही है कि धीरे धीरे विश्व के हर हिस्सों में पानी की कमी होती जा रही है, जल स्तर नीचे जा रहा है। तो ऐसे में मोटे अनाज को उगाया जा सकता है। इस पे ज़्यादा फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड जैसे होते हैं उनका भी यूज़ नहीं करना होता है। आपको पता है कि जितने कीटनाशक दवाएं हैं उनमें केमिकल्स होता है और ये कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में जाके क्या करती हैं, ये नुकसान करती हैं। तो ऐसा अगर हम कोई अनाज खाते हैं जिनमें कीटनाशक नहीं छिड़का गया है, उर्वरक नहीं ज़्यादा दिया गया, तो वो हमारे लिए भी बहुत ही अच्छी हैं। और जो ग्रीन हाउस गैसेस में 2 से 13% तक की भी कमी आती है। यानी आपको पता है जैसे कि धान वो मीथेन गैस को रिलीज़ करती है और मीथेन गैस भी ग्लोबल वार्मिंग एक गैस है जो बहुत ही बड़ा फैक्टर है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए। तो ये एक धान उगाने का बहुत ही एक डिमेरिट कह लीजिए है। और अगर मोटे अनाज अगर उगाए जाएंगे तो कम से कम ये ग्रीन हाउस गैसेस का जो परसेंटेज है रिलीज़ होने का अर्थ पे वो कम हो जाएगा। किसान और भूमि के लिए भी अच्छा है। किसान के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि इनकी आजीविका अच्छा होगी। भूमि के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि अब कीटनाशक दवाएं अगर हम नहीं ज़्यादा छिड़क रहे हैं, उर्वरक नहीं ज़्यादा छिड़क रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से क्या हो रहा है कि वो अच्छी है ना भूमि के लिए, उसकी जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो ख़राब नहीं होगी, वो वैसे की वैसे ही रहेगी। इसलिए मोटे अनाज को उगाने का फ़र्क है, मतलब फ़ायदा है। और मधुमेह, उच्च रक्तचाप, चाप मीन्स हाई ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, पाचन विकार हो गया, ठीक है, डाइजेशन से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है, एलर्जी है, जीवन शैली से संबंधित अगर जो भी रोग हो रहे हैं, ठीक है, उन रोगों के लिए भी एक प्रतिरोधक क्षमता शरीर को चाहिए लड़ने के लिए। तो अगर ये मोटे अनाज खाया जाएगा तो ऐसी क्षमता हमें मिलेगी। और अगर खाली हम लोग धान और गेहूं अगर खाएंगे तो उससे हमें सही पोषक तत्व जो होता है वो नहीं मिलता है। इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। अब उड़ीसा सरकार ने तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी क्या कर ली है, शामिल कर लिया है। और भारत सरकार के आग्रह पर संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव भी दे दिया है, मंजूरी भी दे दी है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से मोटे अनाज की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी वीडियो को सुनने के लिए।